morning. We are one team with one dream. We from Madarshan Automotive Technology and Engineering, which is located in Tapukura, Rajasthan. we are here presentation of Chintan. Now management mantra Zero regret, zero tolerance. be proud to be part of Madarshan. Now team introduction. Myself Pawan, expert in process parameter. Myself Pankaj, expert in data entry. Myself Suresh, expert in manpower utilization. Myself Geeta, expert in data collection. Myself Bhavna, expert in part quality. Our facilitator, Mr. Neeraj Tomarji. our coordinator. Mr. Pradeep Sharma ji. Now project information. Project start date. 28 June 24. Project number 4. Meeting day and time. Every Monday 3 to 4 p.m. Area. Injection molding molding group. Attendance. 100%. Now customer. Honda Car India Limited. सबसे पहले हमारी टीम ने अपने वर्किंग एरिया में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट किया और उन्हें ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया। जहां हमने देखा ए कैटेगरी में 16 प्रॉब्लम, बी कैटेगरी में 15 प्रॉब्लम और सी कैटेगरी में नो प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आई। उसके बाद एक कैटेगरी की सभी समस्याओं को हमने लिस्ट आउट किया है और कोच को आधार मानकर हमने उनकी रैंकिंग किया है, जिसमें डोर हैंडल का रिजेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा था। इसलिए हमारी टीम ने इस पे काम करने का डिसीजन लिया। अरे सुरेश जी, ये रिजेक्शन होता क्या है? वह पार्ट जो हमारा सेट स्टैंडर्ड पैरामीटर को मीट नहीं कर पाता वह पार्ट रिजेक्ट कहलाता है। आइए अब रिजेक्शन के प्रभाव को भी समझ लेते हैं। क्वालिटी में, पार्ट की क्वालिटी रिड्यूस होगी, कॉस्ट में, प्रोसेस कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिलीवरी में डिलीवरी टाइम इंक्रीज होगा और मोरल में हमारी टीम का मोरल डाउन होगा। और सेफ्टी में। एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं। डोर हैंडल में किस डिफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे जानने के लिए हमने पैरेटो एनालिसिस किया, जहां हमने पाया कि सिंक मार्क और एयर बबल की प्रॉब्लम लगभग 80% कंट्रीब्यूट कर रही थी। अतः हमारी टीम ने इसी पे कार्य करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल बना डोर हैंडल में होने वाले रिजेक्शन को काम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दौर हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने अपने टारगेट को भी कुछ स्मार्ट तरीके से सेट किया है, जिसमें एस फोर, स्पेसिफिक, ए फोर, मेजरेबल, ए फोर, अचीवेबल, आर फोर, रियलिस्टिक, फोर, टाइम बाउंड। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पीपीएम 24,906 चल रहा था उसको 50% कम करके 12,453 पे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ओह नो भावना, इतना रिजेक्शन, ये तो कस्टमर हैंड पे भी जाता होगा। कस्टमर हैंड पे जाएगा तो क्या होगा? अरे नहीं गीता, कस्टमर हैंड पे जाएगा तो कस्टमर की गाड़ियों में असंभल नहीं होगा, गाड़ियों में असंभल नहीं होगा तो कस्टमर की लाइन रुक सकती है और हमारी कंपनी में भारी पेनल्टी लग सकती है। अरे नहीं, अभी हमारी टीम ने इसको इन हाउस ही पकड़ लिया और इसी पे कार्य करना स्टार्ट कर दिया। आइए अब हम आपको डोर हैंडल के एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। डोर हैंडल इंजेक्शन मोल्डिंग और गैस मोल्डिंग द्वारा बनाया गया प्लास्टिक का वह पार्ट है जो कि गाड़ियों के डोर में असेंबल होता है, जो कि डोर को ओपन एंड क्लोज एंड विंडो को अप एंड डाउन का कार्य करता है। क्वालिटी सर्किल के प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए हमने बनाया एक्टिविटी प्लान और क्यूसी के 12 अक्षरों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना स्टार्ट किया। और अब हम इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस फ्लो को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पीपीसी से प्लान मिलता है, उसके बाद स्टोर से रॉ मटेरियल इशू कराते हैं, उसके बाद मोड लोड करते हैं, उसके बाद प्रोसेस पैरामीटर सेट करते हैं, उसके बाद पार्ट क्वालिटी को एफपीए ऊपर करके मास प्रोडक्शन रनिंग कर देते हैं। और हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उसके बाद हमारी टीम ने डाटा का एनालाइज करना शुरू किया और हमने पाया कि शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन, ऑपरेटर वाइज प्रोडक्शन, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन, शिफ्ट वाइज मैन पावर डाटा, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन, वाइज मशीन साइड डाटा, नो सिग्निफिकेंट डे वेरिएशन, वाइज रिजेक्शन डाटा, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन, मंथ वाइज मशीन ब्रेकडाउन, नो सिग्निफिकेंट वेरिएशन। उसके बाद सिंक मार्क के सभी पॉसिबल कोड को जानने के लिए हमने बनाया फिशबोन डायग्राम, और हमने पाया मैन पावर में 3 कोड, मशीन में 3 कोड, मटेरियल में 2 कोड और मेथड में 4 कोड। ऐसा ही हमने एयर बबल के लिए भी किया है। इसके बाद हमारी टीम ने सभी सब कोच का वन वैलिडेशन करना स्टार्ट किया। जो कोच हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार मिले उन्हें इनवैलिड और जो कोच हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार नहीं मिले उन्हें वैलिड किया। सब कुछ नंबर 1 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम ने सभी ऑपरेटर का स्किल टेस्ट लिया और स्किल मैट्रिक्स के अनुसार सभी ऑपरेटर स्किल थे 100 इनवैलिड। सबको नंबर 2 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई और ऑपरेटर से डिस्कस करने में पाया उसे हेल्थ एंड फटीग की कोई समस्या नहीं है। सो दिस कॉज इज इनवैलिड। सबको नंबर 3 मटेरियल डिग्रेड को वैलिडेट करने के लिए हमने मशीन का बैरल टेंपरेचर चेक किया तो एच परसेंसी ओके मिला। सो दिस कॉज इज इनवैलिड। सबको नंबर 4 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई और मोल्ड के कोर और कैविटी का थर्मोग्राफिक कैमरे से टेंपरेचर चेक किया तो हमने देखा किसी जगह पर टेंपरेचर सेट टेंपरेचर एक्चुअल टेंपरेचर अधिक आ रहा है। सो दिस कॉज इज वैलिड। इसी प्रकार सब कोच नंबर 11 का वैलिडेशन करने के लिए हमने मोड के कोर और कैविटी का जब एयर बैंड चेक किया तो हमारे कुछ एयर बैंड ब्लॉक तथा कुछ लोअर टॉलरेंस मिले। सो दिस कॉज इज वैलिड। सभी समस्याओं की एक दवा क्यूसी कहलाती है। समस्याएं चाहे जितनी भी जटिल हो, आरसीए से हल
हो जाती है। उसके पश्चात हमारी टीम ने अपने वैलिड कोच का वाई वाई एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारा पहला वैलिड कोच था मोल्ड का टेम्परेचर हाई होना। हाई क्यों हो रहा था? मोल्ड में वाटर कूलिंग इफेक्ट नहीं थी। इफेक्टिव क्यों नहीं थी? क्योंकि मोल्ड में वाटर सर्कुलर फ्री फ्लो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे मोल्ड में लुपिंग की संख्या ज्यादा थी। ज्यादा क्यों थी? क्योंकि मोल्ड में आउटलेट की संख्या कम थी। कम क्यों थी? क्योंकि हमारे मशीन का वाटर मैनिफोल्डिंग इनलेट आउटलेट के लिए सफिशिएंट नहीं था। ये निकला हमारा फर्स्ट रूट कोच। और हमारा दूसरा वैलिड कोच था कि हमारे मोड के अंदर एयर इंटरप्ट हो रही थी। इंटरप्ट क्यों हो रही थी? मोल्ड से पूरी तरह रिलीज नहीं हो पा रही थी। रिलीज क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि एयर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। पर्याप्त समय क्यों नहीं था? क्योंकि एयरबैंड ब्लॉक था। एयरमैन ब्लॉक क्यों थे? क्योंकि एयरवेंट का साइज कम था। साइज कम क्यों था? क्योंकि एयरबैंड की डेप्थ ही कम थी। क्या निकला हमारा? सेकंड रूट कोच। रूट कोच नंबर 1 में हमने मोल्ड के कोर और कैविटी का अलग अलग पॉइंट पर टेम्परेचर चेक किया, तो किसी पॉइंट पर हमें टेम्परेचर ज्यादा मिला, सो दिस कॉज इज स्टैटिक। रूट कोच नंबर 2 में हमने मोल्ड के कोर एंड कैविटी के कुछ पॉइंट पर एयरवेंट चेक किया, जहाँ हमने पाया कुछ एयरवेंट ब्लॉक और कुछ लोअर टॉलरेंस में मिले, सो दिस कॉज इज स्टैटिक। उसके बाद अपनी समस्या को दूर करने के लिए हमारी टीम ने कुछ सुझाव जनरेट किया और उसको कॉस्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने सुझाव को एक्सेप्ट कर किया है, जिसमें हमारा पहला रूट कोच था कि हमारा जो मशीन का मैनिफोल्ड था वो मोल्ड के लिए सफिशिएंट नहीं था। क्यों ना हम मोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या को रिड्यूस कर दे। एडवांटेज, हाँ ऐसा तो हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, करेगा। सो दी सजेशन रिजेक्टेड। क्यों ना हम रनिंग मोड का कूलिंग टाइम इंक्रीज कर दे। एडवांटेज, हाँ ऐसा तो हम कर सकते हैं। इससे हमारे मोल्ड का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। डिसएडवांटेज, अरे नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। सो दी सजेशन रिजेक्टेड। क्यों ना हम मशीन के वाटर मैनिफोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या को इंक्रीज करा दे। एडवांटेज, हाँ ऐसा तो हम कर सकते हैं। इससे हमारे मोल्ड में वाटर कूलिंग इफेक्टिव होगी। डिसएडवांटेज, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस नहीं होगी। सो दी सजेशन एक्सेप्टेड। ऐसा ही हमने बाकी सुझाव को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है। हमारे सुझाव को लगाने से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हमने फोर्सिंग रेजिस्टेंस चेक किया और हमने समस्या का समाधान किया। जैसा कि आप काउंटर मेजर नंबर 1 में देख रहे हैं, हमने मेंटेनेंस टीम की सहायता से मशीन के वाटर मैनिफोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या को इंक्रीज कराया और उसके पश्चात मोल्ड के सभी लूपों को हटा करके डायरेक्ट वाटर लगाया। उसके पश्चात जब हमने इसका ट्रायल किया तो हमने देखा जो सिंक मार्क का पर डे 12 पार्ट आ रहा था वह घट करके 8 रह गया है और यह ट्रायल हमारा सक्सेसफुल। काउंटर में जब 2 में जैसा कि पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारे जो एयरबैंड ब्लॉक तथा जो लोअर टॉलरेंस थे उसको हमने टूलिंग डिपार्टमेंट की हेल्प से सभी एयरबैंड को अपर टॉलरेंस में करवाया। उसके साथ साथ जब हमने ट्रायल किया तो जो हमारा एयर बबल का दिन में 8 पार्ट आता था घटकर 5 रह गया और हमारा ट्रायल सक्सेसफुल। सभी सजेशन लगाने के बाद हमने अपने टारगेट को चेक किया, तो जो पीपीएम हमारा 24,906 आ रहा था वह घटकर 14,450 हुआ। इससे हमारा रिजेक्शन तो कम हुआ, लेकिन हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो यहाँ पर हमारी टीम थोड़ा हताश हुई। ओह नो, हिम्मत कभी ना हार मेरे दोस्त, हिम्मत कभी में हार ना मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जो कहते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, जो कहते थे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। उसके पश्चात हमारी टीम ने दोबारा से ब्रेन स्टॉर्मिंग की और अपने सीनियर से डिस्कस करने के बाद 5 सोल्यूशन निकाले, जिसमें से 1 को रिजेक्ट और 4 को एक्सेप्ट किया। सोल्यूशन नंबर 1 में जैसे कि आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट कूलिंग लगाने के बाद मोल्ड का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री पे आ गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी 40 से 50 डिग्री की, जो कि अचीव नहीं हो पा रही थी। उसके लिए हमारी टीम ने सुझाव दिया कि हम मशीन पे चिलर ऐड कराएंगे। चिलर ऐड कराने के साथ साथ जब हमने ट्रायल किया तो हमारा जो दिन में 12 पार्ट आता था रिएक्शन वो घटकर 3 रह गया और सिंक मार की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। चिलर प्रॉपर तरीके से काम करते रहे, उसके लिए हमारे मशीन के पीएलसी के साथ हमने उसको इंटरलिंक किया है। अगर चिलर का टॉलरेंस से अप डाउन जाता है टेम्परेचर तो मशीन हमारी तुरंत रुक जाती है, जो कि अपने आप में का भी काम कर रहा है। दूसरे सोल्यूशन में हमने मोल्ड का टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए मोल्ड की कोर कैविटी पर थर्मोकोल पीआईडी लगाई और मशीन की पीएलसी के साथ इंटरलिंकिंग की कि जब तक हमारा मोल्ड का टेम्परेचर अंडर टॉलरेंस रहेगा मशीन ग्रीन लाइट के साथ प्रोडक्शन रनिंग रखेगी और जैसे ही टेम्परेचर टॉलरेंस से अपर या लोअर आएगा मशीन रेड लाइट के साथ प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी, जो अपने आप में एक कार्य भी करता है। सोल्यूशन नंबर 3 में जैसा कि आप पार्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहले हम पार्ट निकालते थे, टेबल के ऊपर रख के उसके बाहरी सरफेस को ठंडा करते थे। ये पार्ट हमारा 2 प्रोसेस से बनता है। 80% भाग हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग से और 20% भाग गैस मोल्डिंग से बनता है। हमारा जो ऊपर का भाग है इसकी थिकनेस 3 mm है और हमारा जो गैस मोल्डिंग वाला पार्ट है जिसकी थिकनेस 42 mm है। हमारा ऊपर का भाग तो आसानी से ठंडा हो जाता था, लेकिन अंदर का भाग ठंडा नहीं हो पाता था, जिसके कारण जो हमारा दोनों का मिड पॉइंट है वहाँ पे सिंकेज हो जाता था। इसके लिए अब हमारी टीम ने एयर के माध्यम से इसमें पोस्ट मोल्डिंग कूलिंग अप्लाई करना शुरू किया है ताकि हमारा अंदर का भाग भी आसानी से ठंडा हो जाए। सोल्यूशन नंबर 4 में हमने टूल रूम की सहायता से 3D के माध्यम से मोल्ड के फ्लो को समझा। हमें वहाँ कोई समस्या नहीं मिली। सभी सोल्यूशन लगाने के बाद जब हमने परफॉर्मेंस को चेक किया था, जो दिन का सिंक मार्क का 12 पार्ट आ रहा था घट के 3 रह गया और एयर बबल की समस्या जड़ से खत्म हो गई। हमारी टीम द्वारा लगाए गए सभी सॉल्यूशन फीचर में भी प्रॉपर्ली काम करते रहे। इसके लिए हमने फैक्टर 1 के माध्यम से स्टैंडर्डाइजेशन किया और इसके लिए हमने एफएमओ को अपडेट किया है, चेक शीट अपडेट कराई, एसएमसी रिवाइज कराई,
हमने अपने 2 मॉडल को हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया है और अपने अदर यूनिट के साथ इसको शेयर भी किया है। क्वालिटी सर्कल के दौरान हमने 2 काइजन भी किए। बात करते हैं पहले काइजन की, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहले पार्ट को निकालकर टेबल पर रखकर फैन के माध्यम से ठंडा करते थे। इसके दौरान हमारी टीम ने 2 फिक्चर बनवाए। अब हम पार्ट को निकालकर फिक्चर में रखते हैं और एयर के माध्यम से पोस्ट मोल्डिंग कूलिंग अप्लाई करते हैं। जैसे ही एयर को कंट्रोल करने के लिए हमने कंट्रोल पैनल लगाया और जैसे ही हमारा ऑपरेटर एयर अप्लाई गलती से नहीं करता है तो हमारी मशीन रेड लाइट के साथ रुक जाती है, जैसे खुद एक योगा का कार्य करता है। बात करते हैं हम दूसरे काइजन की। पहले हमारे पार्ट में और स्पिन का साइज 19.16 mm आता था, जिसके कारण हमारे पार्ट की थिकनेस अनइवन आती थी। उसके बाद हमारी टीम ने और स्पिन के साइज को 9.6 mm इंक्रीज कराया और जब पार्ट की थिकनेस करी तो यूनिफॉर्म में आ गई। उसके बाद हमारे सिंक मार्क की समस्या जड़ से समाप्त हो गई। सभी सॉल्यूशन लगाने के बाद हमारी टीम ने अपने टारगेट को दोबारा चेक किया तो जो भी हमारा 24,906 आ रहा था वह घटाकर हमने अपने सेट टारगेट से बहुत कम 7,840 की और हमारी टीम ने अपने टारगेट को अचीव किया। जैसे कि आप लाइन ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्यूसी से पहले, क्यूसी के दौरान और क्यूसी की बाद की स्थिति को दर्शा रहा है और इस पे हमारी टीम निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रही है। यह हमारा बाद का एक्टिविटी प्लान है जिसको हमने समय रहते हुए पूरा किया। क्वालिटी सर्कल को पूरा करने से हमें 2 प्रकार का लाभ भी हुआ है। हम बात करते हैं टेंजिबल बेनिफिट की, तो हमने महीने में 46,956 रुपए की बचत किया है। इसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है। अगर हम नेट सेविंग की बात करें तो 5,63,472 रुपए की नेट एनुअल सेविंग होती है। इसको हमने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई भी कराया है। इंटेंजिबल की बात करें तो इम्प्रूव हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूवमेंट हुई, सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, मोरल इंप्रूवमेंट हुआ। हमारा रिजेक्शन कम होने से हमारी मैनेजमेंट खुश भी हुई है और हमारी टीम को एप्रिशिएट भी किया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमने क्वालिटी सर्किल का कुछ टूल और टेक्निक भी यूज किया है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, एबीसी एनालिसिस, बार ग्राफ, चेक शीट इत्यादि। हमारी टीम में कुछ अचीवमेंट है जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। चलो भावना एक बार ऑपरेटर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी सर्कल के बाद उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हाँ चलो मैडम। सुरेश जी, आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं मैडम, अब तो पहले से अच्छा हो गया। पहले बहुत रिजेक्शन हटाना पड़ता था, अब तो रिजेक्शन नहीं हटाना पड़ता और क्वालिटी का भी कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टूलिंग टीम, मेंटेनेंस टीम और हमारी मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमारा क्वालिटी सर्किल को पूरा करने में पूरा सहयोग किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं क्वालिटी सर्कल कंटिन्यू चलने वाली जर्नी है। इसी को ध्यान में रखते हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू रिड्यूस हाई लैम्प जनरेशन इन बॉन्डिंग शॉप। आपके प्रश्न और सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।